हेलो एवरीवन। तो ये यूनिट 2 स्टार्ट की गई है। इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो पॉवर्टी का है। पॉवर्टी की डेफिनेशन ये है कि पॉवर्टी इज़ अ मल्टी फेसेटेड कंसेप्ट इनकम्पासिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। देखो, पॉवर्टी जो है वो मल्टी फेसेस कंसेप्ट है, मतलब इसके मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। तो सोशियोलॉजिस्ट ने जो डिफ़ाइन किया पॉवर्टी को, सिर्फ इनकम लेवल के टर्म्स पे डिफ़ाइन नहीं किया है, बल्कि रिसोर्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड सोशल नेटवर्क के एक्सेस को देखते हुए सोशियोलॉजिस्ट ने पॉवर्टी को डिफ़ाइन किया है। ठीक है, तो इसके वेरियस डायमेंशंस भी हैं पॉवर्टी के, वन बाय वन देखते हैं। इनकम पॉवर्टी की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली जो मेजर ऑफ पॉवर्टी है वो इनकम पॉवर्टी है। इनकम के लेवल पे हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं मोस्ट कॉमनली, जहाँ पे इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को कंसिडर किया जाता है पुअर अगर उसकी इनकम जो है वो बिलो सर्टन थ्रेशोल्ड के, मतलब एक लाइन ड्रा की जाती है, अगर उससे इनकम उनकी कम है तो उनको पुअर कंसिडर किया जाता है, जो कि वो थ्रेशोल्ड कौन सेट करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो होगी, ये इनकम के बियॉन्ड आती है, मतलब ये पॉवर्टी को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं वेरियस डायमेंशंस पे, जैसे कि एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और बाकी कुछ एसेंशियल सर्विसेज जो हमारी ज़रूरत है। मल्टी डायमेंशन को हम मेजर करते हैं जब हम देखते हैं वेरियस डायमेंशंस डेप्रीवेशन के, मतलब कि अगर कोई इंसान या कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी जो है वो डिप्रीवेट हो रही है, मतलब उसको डिप्राइव किया जा रहा है, तो उस बेसिस पे हम जो है वो क्या करते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो इन थ्योरीज को भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैंने ऊपर फैक्टर्स बताए हैं आपको वो डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल इनक्वालिटी पॉवर्टी, देखो हम जो है वो ऑफन रूटेड है स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ में, कि स्ट्रक्चरल इनक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में होती है, जिसमें हमारे पास देखें तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट जो की जाती है उसमें डिस्पैरिटीज़ है, एजुकेशन के एक्सेस या हेल्थ केयर के एक्सेस पे भी जो है वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी देखी जाती है। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में आप तो जानते ही हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में भी जो है वो काफ़ी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन देखें तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होते हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जिसमें जैसे कि रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज़, मतलब कि जिनको रेसिज्म वगैरह, मतलब आपके कलर वगैरह पे जज जैसे किया जाता है, तो जिस उस बेसिस पे जैसे वाइट्स ब्लैक्स, वैसे ब्लैक्स को काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेट किया जाता था पहले, तो वैसे ही मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जैसे कि रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, वुमेन भी जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं, पर्सन्स जो विद डिसेबिलिटीज़ या फिर इंडिजिनस पॉपुलेशन, इनको डिसप्रोपोर्शनली जो है वो पॉवर्टी द्वारा अफेक्ट हुआ है ड्यू टू सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। देखो, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे या इनको एक्सक्लूजन के बेस पे जो है वो क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इनको एक्सक्लूड किया गया है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो इस जो है वो ये भी एक फैक्टर है पॉवर्टी का। इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, इकोनॉमिक रिसेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल और अर्बन एरियाज जो कंट्रीब्यूट करती हैं पॉवर्टी में। इकोनॉमिक फैक्टर्स में कुछ इतना ये नहीं है समझने वाला, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है ज़्यादा। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अगर हम देखें तो सोशल फैक्टर्स जैसे कि फैमिली स्ट्रक्चर, इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ पॉवर्टी, कल्चरल नॉर्म्स एंड सोशल एक्सक्लूजन, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, परपेचुएट करते हैं पॉवर्टी की साइकिल को। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने अभी कहा था ऊपर, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज जो हमने देखी थी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो और ये हम सब जो है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं।
सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में हमने जो पहले देखी थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मतलब कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनने मतलब बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो वैसे ही ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो सोसाइटी को इस नज़र से देखता है कि सोसाइटी एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें वेरियस इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं, जो कि देखो हर कोई जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और यूनिटी बनाने के लिए, मतलब कि कोहेशन का मतलब होता है कि एकता, यूनिटी मतलब एक साथ। तो developed by scholars such as Emile Durkheim and Talcott Person, ठीक है। Structural functionalism emphasize the importance of social structures, institution and norms in shaping individuals' behavior and maintaining social order। देखो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, ठीक है, वो कैसे मेंटेन करता है सोशल ऑर्डर को, वो सब जो है वो हमें कौन सिखाता है, सोसाइटी सिखाती है। सोसाइटी जो है वो सब कुछ देखती है, ठीक है। हम सोसाइटी से ही सीखते हैं, हम पढ़ ही रहे सोसाइटी है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी में सोसाइटी के बारे में ही तो पढ़ना है। इन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो क्या है, सोसाइटी इज लाइकन टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट। सोसाइटी मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह है, जो कि जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि जैसे कि इंस्टीट्यूशंस, रोल्स एंड नॉर्म्स, इनसे जुड़ी हुए साथ काम करते हैं, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि हम लोग सोसाइटी जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस, रोल्स और नाम्स के साथ एक साथ काम करते हैं, ये एक सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ईच पार्ट जो सोसाइटी का वो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए और इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए। जैसे हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन है, हर ऑर्गन का जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वैसे ही सोसाइटी में हर चीज़ का इंडिविजुअल रोल है कि वो परफॉर्म करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। की कंसेप्ट देखें अगर हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, तो जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, दिस रेफर टू द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, रोल्स एंड रिलेशनशिप्स दैट शेप इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शन विद। देखो सोशल स्ट्रक्चर ही जो है वो एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न अरेंजमेंट ड्रा करता है, जिसके बेसिस पे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर और उसकी जो इंटरेक्शन है सोसाइटी से वो देखी जाती है, वो उसका बिहेवियर वो शो करता है। सोशल फंक्शन, each aspect of society serves a particular function or purpose, contributing to the smooth operation of the whole. For example, education institutions socialize individual, impart knowledge and prepare them। देखो सोशल फंक्शन की भी बात करें तो हर एस्पेक्ट सोसाइटी का एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो सर्व करता है पूरी सोसाइटी को चलाने के लिए। जैसे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें हम, तो वो इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, सोशलाइज करते हैं, उनको नॉलेज जो है वो हासिल करवाते हैं और उनको जो है वो सोसाइटी के रोल्स के लिए जो है वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन वो हो गया, मैनिफेस्ट फंक्शन वो होता है जो कि इंटेंडेड होता है, जो मतलब आपका आप खुद करते हैं जानबूझ के, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, ठीक है। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो विजिबल होते हैं, वो दिखते हैं, ठीक है, किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन और एक्शंस के, ठीक है। वाइल अगर हम लेटेंट फंक्शन की बात करें तो वो अनइंटेंडेड और हिडन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब वो आप ये नहीं है कि वो आप कर रहे हैं तो वो हो रहा है, ठीक है, वो उसके साथ साथ मतलब मैनिफेस्ट के साथ साथ जो है वो हो रहा है, ठीक है, वो आप खुद नहीं कर रहे, और हिडन कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी छिपे होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, मैनिफेस्ट फंक्शन जो है एक यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी जो है वो उसका काम क्या है, एक उसका मैनिफेस्ट फंक्शन जो हमें दिखता है, जो इंटेंडेड फंक्शन है वो क्या है कि वो एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को। वाइल अगर हम लेटेंट फंक्शन उसी में, अगर यूनिवर्सिटी में हम लेटेंट फंक्शन देखें तो यूनिवर्सिटी का लेटेंट फंक्शन ये होता है कि सोशल नेटवर्किंग एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। देखो उस यूनिवर्सिटी में हर एक स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट
जगह से आता है, और वो कल्चरल लेवल पे भी और सोशल लेवल पे भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो सोशल और कल्चरली जो इंटीग्रेट करते हैं सबको, तो वो जो है वो कौन करता है? यूनिवर्सिटी करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सब एक साथ आते हैं। और ये फंक्शन जो है वो क्या, कौन सा फंक्शन है? लेटेंट फंक्शन, ठीक है। और मैनिफेस्ट फंक्शन कौन सा था? कि स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है? अब देखो, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म भी तो होता ही है। तो ऐसे ही जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के क्रिटिक्स हैं, उनने आर्ग्यू किया कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो इस चीज़ को ओवरलुक कर रहा है, नज़रअंदाज करता है। जो इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनइक्वालिटी हो रही है, पावर डायनामिक्स है सोसाइटी के अंदर, इन चीज़ को जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है सोशल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का जो आपने कंसेप्ट शो किया, ठीक है। इनफैक्ट वो सिर्फ फोकस कर रहा है किस पे? कंसेंसस और स्टेबिलिटी पे ही। बट ये है कि डिस्पाइट इसके लिमिटेशंस तो हर चीज़ के होते ही हैं। लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक्स होना। तो लिमिटेशंस के बावजूद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो कौन सी है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, होप आपको पीछे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म समझ आ गया हो, तो मैं तो कोशिश ही कर सकती हूँ। अब ये नेक्स्ट थ्योरी जो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये जो है वो थ्योरी किसने प्राइमरी डेवलप किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी, जिसमें एम्फसाइज किया था कॉन्फ्लिक्ट का रोल को और कंपटीशन एंड पावर डायनामिक्स, इन चीज़ों पे जो है एम्फसाइज किया गया था। जैसे आपको याद होगा पीछे मैंने उधर क्या पढ़ा था, जो सोशियोलॉजिकल क्रिटिक्स थे उन्होंने जो है वो इन चीज़ को कहा था कि ये उसके लिमिटेशंस में आ रहे थे कि इन चीज़ को स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म में डिस्क्राइब नहीं किया गया, ना ही ना बताया गया है, ठीक है। बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में मेन रोल ही यही है कि ये इन्हीं ही चीज़ को एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी को शेप करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम देखें तो सोसाइटी जो है वो करेक्टराइज होती है बाय इनहेरेंट इनइक्वालिटीज़। मतलब कि जो इनहेरेंट खुद से, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ पैदा की जाती हैं बचपन से ही एक दूसरे के अंदर ये डाल दिया जाता है कि आपका लेवल ये, आप ये हैं, या जेंडर इनइक्वालिटी पे भी देख सकते हो आप। जैसे होता है कि अगर आप लड़की हैं तो ये करेंगे, तो ये नहीं कर सकते, तो इनइक्वालिटीज़ जो है वो इनहेरेंट हो जाती हैं। with different social groups competing for scarce resources। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्कार्स रिसोर्सेज के लिए जो हैं वो compete करते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज वो हो गए जो काफ़ी कम रिसोर्सेज हैं, मतलब पाए जाते हैं, तो उनके लिए लड़ना। जैसे कि वेल्थ, पावर एंड स्टेटस, ठीक है। वेल्थ हो गई, दौलत वगैरह, पावर ताकत के लिए, स्टेटस जो है आपका रुतबा, ठीक है, इन सब के लिए जो है वो compete करते हैं। और यही इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं? ये कहाँ से परपिचुएट और रीइंफोर्स की जाती है? थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशंस द्वारा। जैसे हमारे जो इकोनॉमी, गवर्नमेंट या जो भी एजुकेशन सिस्टम है, यही आपके अंदर इन चीज़ों के जो है वो रीइंफोर्स करती है, इनइक्वालिटीज़ को डालती है। जो सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूट हैं या इकॉनमी है या गवर्नमेंट है, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, ये सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप्स को जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करती है, और बाकी वाले जो ग्रुप्स हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाता है। जो छोटे ग्रुप्स हैं, जो रिसेसिव ग्रुप्स हैं, उनको हमेशा मार्जिनलाइज किया जाता है, साइडलाइन किया जाता है, और डोमिनेंट ग्रुप्स का जो इंटरेस्ट है उसको ही सर्व किया जाता है, सिर्फ उनको ही देखा जाता है, ठीक है। की कंसेप्ट अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में देखें, इसमें सोशल क्लास आ गया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो हैं वो फोकस करती हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर बिटवीन सोशल क्लासेस सच एज बोर्गेस एंड प्रोलिटरेट, ठीक है। सोशल क्लास जो है वो ये होता है कि बोर्गेस जो होते हैं वो ऑनर होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ऑनर है, जो उस चीज़ का मालिक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोर्गेस। और प्रोलिटरेट क्या होता है? प्रोलिटरेट जो वो आपके अंडर काम कर रहा है, जो वर्कर है, उसको प्रोलिटरेट कहा जाता है, ठीक है। सोशल क्लास यही हो गया कि आपको यहीं पे देखा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स का और पावर का, जो वो सोशल क्लास के बीच जो है वो उसको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब बोर्गेस है जो, तो उसको मालिक बना देंगे, प्रोलिटरेट जो है वो वर्कर है तो वो उसके अंडर काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया
पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स देखें तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हाईलाइट्स द रोल ऑफ पावर इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटीज इन पोजीशन पावर यूज देयर इन्फ्लुएंस टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एंड सप्रेस। वही जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि मेंटेन करना सोशल ऑर्डर और परपेचुएट करते हैं इनइक्वालिटीज़ को ही। जो पावर में है वही लोग जो हैं वो अपना जो है मतलब पावर यूज़ करके उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने इंटरेस्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी वालों को जो है वो सप्रेस किया जाता है। आइडियोलॉजी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो हैं वो आर्ग्यू दैट के डोमिनेंट ग्रुप जो हैं वो आइडियोलॉजी यूज़ करते हैं such as cultural norms, values, and belief to justify and legitimize their privileged position in society while delegitimizing the struggle of subordinate groups। देखो हमेशा ये होता है कि डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में या जो भी क्या करते हैं इस आइडियोलॉजी को यूज़ करते हैं कि जो भी कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज़ बिलीफ जो हैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि उनके जो बिलीफ है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो जो है वो जस्टिफाई है और वो लीगलाइज है, वो सही है। और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप्स हैं, जो छोटे ग्रुप्स हैं, मतलब जो पावर में नहीं है, जो डोमिनेटिंग नहीं है, स्मॉल लेवल पे हैं, उनके स्ट्रगल को जो है वो डीलेजिटिमाइज किया जाता है। सोशल चेंज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पोजिट्स दैट सोशल चेंज occurs through conflict and struggle between opposing। सोशल चेंज यही है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये कहती है कि हम सोशल चेंज तभी हो सकता है जब हम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल जो है वो की जाती है अपोजिंग इंटरेस्ट के। अब जाहिर सी बात है कि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, अपोजिट इंटरेस्ट होगा, सबऑर्डिनेट ग्रुप्स का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, डोमिनेंट ग्रुप्स का डिफरेंट इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। तो मूवमेंट्स जो है फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इमर्ज। तो इसी वजह से जो है वो सोशल जस्टिस के लिए और इक्वालिटीज़ के लिए मूवमेंट्स जो हैं वो वेरियस मूवमेंट्स जो हैं इमर्ज होती हैं। तो व्हेन मार्जिनलाइज ग्रुप चैलेंज द स्टेटस को एंड डिमांड चेंज। जब मार्जिनलाइज ग्रुप जो होते हैं, जो साइडलाइन ग्रुप हैं, वो क्या करते हैं, स्टेटस को और डिमांड चेंज को चैलेंज करते हैं, तो उस टाइम पे वो जो है वो निकल के उभर के आते हैं और मूवमेंट्स जो हैं वेरियस मूवमेंट्स जो हैं वो शुरू करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए। तो ये हो गया जी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नेक्स्ट हमारा है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो फोकस करता है ऑन द सब्जेक्टिव मीनिंग इंडिविजुअल अटैच टू सिम्बल्स जेस्चर्स एंड इंटरेक्शन। की कंसेप्ट क्या है सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में? सिंबॉलिक का मीनिंग क्या है? सिंबॉलिक जैसे कि वर्ड्स, जेस्चर्स जो आप शो करते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स कैरी शेयर्ड मीनिंग दैट इंडिविजुअल यूज टू इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट विद। तो आपको पता ही है जब हम इशारों में या वर्ड्स के थ्रू या कोई जेस्चर्स के थ्रू जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे इंसान को समझने के लिए, तो यही सिंबल जो है वो शेप करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो परसीव करता है और सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करता है। सोशल इंटरेक्शन देखें तो इंटरेक्शन जो है इंडिविजुअल्स के बीच वो सेंट्रल होती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन में। मतलब दो इंडिविजुअल के बीच में, अगर मैक्सिमम इंडिविजुअल्स के बीच, मतलब हर किसी के बीच में जो इंटरेक्शन जो होती है वो एक सेंटर पॉइंट है सोशल इंटरेक्शन के लिए। थ्रू सोशल इंटरेक्शन जो है इंडिविजुअल जो है वो नेगोशिएट करता है मीनिंग्स, रोल्स और आइडेंटिटी क्या है वो उसको क्रिएट और मेंटेन करने के लिए सोशल रियलिटी को। सेल्फ एंड आइडेंटिटी। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है एक डेवलप करता है कंसेप्ट, सेल्फ कंसेप्ट और आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने आप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं दूसरों से एंड इंटरलाइज सोशल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स, और उन चीज़ों को वो फिर क्या करते हैं अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। सोशलाइजेशन देखो इसमें कुछ है नहीं है जो समझाने वाला है, इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है। तो बस ये है कि इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इसमें आपको कोई ये नहीं है कि फैक्ट्स मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा वहाँ पे,
ये सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। सोशलाइजेशन जो है वो देखो ये होता है कि जब हम अपने कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स और रोल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट, ठीक है। हम अगर इस जनरेशन से आने वाली जनरेशन में जो अपने कल्चरल वैल्यूज़, नॉर्म्स, रोल्स जो हैं वो उनको ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन जो है वो होती है ओकर थ्रू इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स एंड अदर सोशल। सोशलाइजेशन कैसे होती है? जब हम इंटरेक्ट करते हैं अपनी फैमिली से, विद इन फैमिली, स्कूल्स में जाके जब हम बच्चों से, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, पीयर ग्रुप जो हमारे साथ के ग्रुप्स हैं जो एक ही लेवल के हैं, जैसे आप फीमेल सुपरवाइज़र की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके साथ जो और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके पेयर ग्रुप के हुए, ठीक है। एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक। तो ये क्या हो गया? सोशलाइजेशन, ठीक। माइक्रो लेवल एनालिसिस क्या होता है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म फोकस करता है माइक्रो लेवल इंटरेक्शन पे, ठीक है। कि स्मॉल लेवल पे जो इंटरेक्शन जो की जाती है, हम एवरीडे एक्सपीरियंस करता है एक इंडिविजुअल जो है। माइक्रो लेवल एनालिसिस मतलब ये है कि अब हर इंडिविजुअल जो है वो स्मॉल लेवल पे इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, रादर देन जो है वो लार्ज सोशल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। ये नहीं है कि लार्ज लेवल पे एक इंडिविजुअल जाके हमेशा इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो शुरू होती है, ठीक है। सिंबॉलिक यही हो गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ठीक है। ओके कर दिया था, बोल के फटाफट। उस साइड में जगह थी, बाहर से आवाज़ आती है ना, इसलिए इधर बैठी हूँ मैं, तो आवाज़ कम है। बस थोड़ा ही रह गया, फटाफट इसको बाहर लगाने लगी हूँ। वेरियस टाइप ऑफ पॉवर्टीज़ होती हैं। देखो, ग्लोबल पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ओवर 700 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो हैं वो 700 मिलियन पीपल, सोच सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक का डाटा है कि 700 मिलियन पीपल जो है वो पूरी दुनिया में जो फेस कर रहे हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, और वो उनके पास पर डे जो है वो सिर्फ $1.90 जो है उसके पास एज ऑफ 2019 का डाटा है ये, ठीक है। पॉवर्टी जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हर जगह पॉवर्टी एक ही लेवल पे है। विद अ सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन, जैसे कि जो अफ्रीकन कंट्री, आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा जो है वो पॉवर्टी देखने को मिलती है। तो ऐसे ही कहा है कि जो सब सहारन अफ्रीका है वहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन पॉवर्टी का काफ़ी ज़्यादा है, और साउथ एशिया में। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन रीसेंट डिकेड्स, देखो अब रीसेंट जो डिकेड्स हैं इसमें प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो है पॉवर्टी जो है एक परसिस्टेंट चैलेंज जो है वो फेस किए जा रही है। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ये वैसे की वैसी ये पॉवर्टी फेस की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, उस वजह से उस पॉवर्टी पे तो कोई असर हो नहीं रहा है, तो वो एक काफ़ी जो है वो फेस कर रही है अभी भी पॉवर्टी। कुछ प्रोग्रेस हुई है बट उतनी नहीं हुई। ऐसे अगर चाइल्ड पॉवर्टी देखें तो चाइल्ड पॉवर्टी जो है वो भी जो है वो डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट करती है, ठीक है। नियरली जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सट्रीम पुअर, अगर हम बात करें जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सट्रीम पुअर हैं वो चिल्ड्रन ही हैं। पॉवर्टी ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है वो लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज, देखो अगर आपकी पॉवर्टी चाइल्डहुड में ही देखने को मिलेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ज़िंदगी भर रहते हैं, लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसमें देखा जाए तो पुअर हेल्थ आउटकम्स, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको लिमिटेड होती हैं, अगर आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो आप अपने लिए बाद में जो है वो आप कैसे रिकवर कर पाएंगे, तो उसकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस करनी पड़ती है पॉवर्टी। और आपका जो अर्निंग पोटेंशियल जो है वो भी कम हो जाता है अडल्टहुड में जाके, जब आप उस एज में आते हैं कि आपको कमाना पड़े, उस टाइम पे आपका जो पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ये सभी जो है चाइल्ड पॉवर्टी की वजह से फेस करना पड़ता है। अर्बन पॉवर्टी बात करें तो अर्बनाइजेशन में भी
अर्बनाइजेशन हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉवर्टी। हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है नाउ लिविंग इन अर्बन। देखो, अर्बनाइजेशन ये होता है कि जब रूरल पीपल, जो गांव के लोग जो हैं, वो अर्बन सिटीज़ वगैरह में शिफ्ट करना, माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और कई फैक्टर्स की वजह से। तो उसकी वजह से जो है वो अर्बन एरियाज़ में भी पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। दो विद अवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो है नाउ लिविंग इन द अर्बन एरियाज़, क्योंकि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अब अर्बन एरियाज़ में रह रही है, तो इसकी वजह से ये फैक्टर तो है ही है अर्बन पॉवर्टी का। तो क्योंकि अर्बन पॉवर्टी इज करेक्टराइज बाई इनफॉर्मल सेटलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेट करते हैं लोग, तो सेटलमेंट्स की वजह से, इनएडिक्वेट हाउसिंग की वजह से, बेसिक सर्विसेज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में नहीं मिलती हैं उनकी वजह से, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो है वो माइग्रेशन वगैरह की जाती है, उसकी वजह से जो है वो अर्बन पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद जेंडर एंड पॉवर्टी, वुमेन एंड गर्ल्स आर डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय पॉवर्टी। अब देखो, वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो जो है पॉवर्टी के अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच जेंडर डिस्पैरिटीज़ होती हैं, किसको लेके, एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, रिसोर्सेज को लेके, जो है वो जेंडर पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि आपको जेंडर पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो इस देखने को मिलती है, जैसे कि वुमेंस की जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है वो लिमिट किया गया है। डिसीजन मेकिंग पावर जो है वुमेंस के पास कम होती है। असेंशियल सर्विसेज के लिए एक्सेस नहीं होता है, वो लिमिटेड एक्सेस होता है, जैसे कि हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके जो है वो वुमेंस और गर्ल्स को जो है वो इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। रूरल पॉवर्टी की बात करें तो पर्टिकुलरली अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस, आपको लैंड का एक्सेस नहीं होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब वाटर का आपको बहुत कम एक्सेस मिलेगा, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का आपको एक्सेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। इसकी वजह से रूरल पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। कौन से? पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि इंडिया इज़ आल्सो अ डेवलपिंग कंट्री। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पीछे, वही चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई, कुछ अलग नहीं है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये नहीं है कि सिर्फ पॉवर्टी का मतलब इनकम कम है तो पॉवर्टी होगी, हर चीज़ एक दूसरे से जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो पॉवर्टी, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखें तो पॉवर्टी जो है इंटरकनेक्टेड है बाकी सोशल इश्यूज़ के साथ भी, जैसे कि हंगर, भूख, मेल न्यूट्रिशन, मतलब आपको न्यूट्रिशन की जब कमी होती है, आप खाना मिल रहा है लेकिन उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल न्यूट्रिशन। डिजीज़, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर, पानी नहीं मिलेगा साफ़, उसकी वजह से सैनिटेशंस, ठीक है, साफ़ सफाई, इनएडिक्वेट हाउसिंग, प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, एड्रेसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए, जो उसको जो है वो उसके रूट कॉज को जो है वो जाके अफेक्ट करे और जो है उसको ठीक करने की, एड्रेस करने की कोशिश करेगी। उसके लिए हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो बनानी पड़ेगी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अब पॉवर्टी जो है वो इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी से क्लोजली लिंक्ड है। विद द वेल्थियस्ट इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड ऑफन बेनिफिटिंग डिस्प्रोपोर्शनली फ्रॉम इनकम ग्रोथ। देखो, जितने अमीर इंसान होगा कोई, जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है, ठीक है, वेल्थियस्ट इंडिविजुअल है, उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके पास पैसा होगा। जैसे देख लो 10% लोग होंगे मुझे लगता है जिनके पास जो है वो आधे से ज़्यादा पैसा उन्हीं के पास है, और 90% के पास जो है वो बाकी वाला बचा हुआ पैसा है। तो अब उनके जो वेल्थियस्ट लोग हैं उनके पास ज़्यादा जो है वो पैसा है, तो यहीं से देखने को मिल जाती है इनइक्वालिटी। क्योंकि जो इनइक्वालिटी है वो लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज़ देने की वजह से जो है वो काफ़ी, या फिर सोशल एक्सक्लूजन की वजह से देखने को मिलती है। बस ख़त्म ही होने वाला है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हेल्थ डिस्पैरिटीज़, कुछ समझाने का है नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ पे पॉवर्टी का काफ़ी इफेक्ट होगा। एजुकेशन डिसएडवांटेजेस, ठीक है, अब एजुकेशन, चाइल्ड अगर कोई पॉवर्टी में ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो है क्वालिटी एजुकेशन नहीं होती है, लिमिटेड एक्सेस होता है, ठीक है,
जिसकी वजह से उसकी एकेडमिक अचीवमेंट कम होती है, तो ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ जाता है। मतलब मैक्सिमम लोग फिर पढ़ाते नहीं हैं, या अगर पढ़ाएंगे तो अपने बॉय को पढ़ाएंगे, गर्ल को नहीं पढ़ाते, तो उसकी वजह से ड्रॉप आउट जो है वो हो जाता है। किसकी वजह से? पॉवर्टी की वजह से। तो इसकी वजह से ये भी क्या है, एक एजुकेशनल डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन। सोशली जो है वो पॉवर्टी क्या करती है, आपको सोशली आइसोलेट कर देती है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है उससे आपको एक्सक्लूड करती है, अलग करती है। और इंडिविजुअल की जो कम्युनिटी लाइफ और सिविक इंगेजमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट करने के रोल को कम करती है। फिर अगर आप पॉवर्टी आप होगी तो आप जाहिर सी बात है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर ही रहेंगे, आइसोलेट हो जाते हैं, फिर आप वो चीज़ सोशली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाते। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी जो हम इंडिविजुअल और सोसाइटल लेवल दोनों लेवल पे हम देखते हैं, जो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हिंडर करती है, रुकावट बनती है उसके लिए, और कंज्यूमर की स्पेंडिंग को कम करती है, और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पे उनका जो है वो रिलायंस जो है वो बढ़ा देती है, उनका उन पर निर्भर कर देती है वेरियस सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद अब हमने ये तो पढ़ लिया पीछे पॉवर्टी, उसके फैक्टर्स, काज, टाइप, सब कुछ हमने पढ़ा। और अब हमने देखना है कि कैसे हम पॉवर्टी को, रिस्पॉन्सेज टू पॉवर्टी, क्या कर सकते हैं हम पॉवर्टी को ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए। जैसे हम सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो ला सकते हैं। गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट या फिर जो NGOs हैं वो क्या करते हैं, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाएँ जिसमें कैश ट्रांसफ़र, फूड असिस्टेंस, मतलब हाउसिंग सब्सिडीज़, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स जो है दिए जाएँ। ठीक है, मतलब आपको हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स या फिर सब्सिडीज़, या जैसे मनरेगा वगैरह की स्कीम्स भी आपको पता होगा। मनरेगा का जो 100 डेज़ का जो है वर्क दिया गया था, अनस्किल्ड वर्कर्स को दिया गया है, तो उससे भी काफ़ी जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे कई सब्सिडीज़ जो हैं वो दी जाएँ। तो ऐसे कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं शुरू किए हैं, उससे हम जो है पॉवर्टी को जो है वो एलिवेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं जड़ से, और प्रोवाइड सोशल सेफ्टी नेट्स, और सोशल सेफ्टी नेट्स भी प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देखो, एजुकेशन लेवल पे भी हम ये कर सकते हैं कि लोगों को जो है वो एजुकेट करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं हम एजुकेशन में। वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स कैन एम्पावर इंडिविजुअल्स टू एस्केप पॉवर्टी बाय एनहांसिंग द एम्प्लॉयमेंट। देखो, अलग अलग जगह जाके विलेजेस में वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएँ, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स खोले जाएँ। जैसे अब AI आ गया है, उसके रिलेटेड मतलब ऐसे बनाए जाएँ कि हमें उस चीज़ के बारे में सिखाया जाए उन लोगों को, ताकि वो उस चीज़ से अपने आप को एम्पावर कर सकें, और फिर जो है वो पॉवर्टी से बच सकें और पॉवर्टी को हटा सकें। हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ करेंगे, इससे जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उससे वो जो है वो अपने आप को इनकम अर्न कर सकते हैं, और पॉवर्टी से मुक्ति हासिल कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट देखें तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स सरकार ला सकती है। सॉरी, मैं उस वक्त से हम बोल रही हूँ, हमने नहीं लाना है, सरकार ने लाना है। तो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स जैसे कि माइक्रो फिनांस, कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी गार्डन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देखो, छोटे छोटे इनिशिएटिव शुरू करेंगे हम कम्युनिटी लेवल, फिर से मैं हम ही बोल रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट तो जो है, जैसे कि माइक्रो फिनांस, स्मॉल लेवल पे मतलब पैसा देना, ताकि वो अपना एक छोटा बिजनेस बिल्ड कर सकें। कोऑपरेटिव्स मतलब मिल के कुछ लोग तो जो अपना एक कोऑपरेट करके कोऑपरेटिव्स बिजनेस खोल सकें। जैसे कि अमूल, पता है आपको, अमूल मिल्क जो है वो भी एक कोऑपरेटिव ही है। कम्युनिटी गार्डन्स, ठीक है, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएँ, इससे कम्युनिटी को हम डेवलप कर सकते हैं, तो जिससे जो है मार्जिनल कम्युनिटीज़ जो हैं वो एम्पावर हो पाएंगी, और अपनी लोकल नीड्स को जो है वो एड्रेस कर सकती हैं। ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशंस में जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मिनिमम वेज लॉज, लेबर मार्केट रेगुलेशंस, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें हम जो है वो पॉलिसीज़ ला सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, ताकि एक उनको हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगी, क्रूशियल रोल प्ले करती हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने में और सोशल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। तो बस ये ख़त्म, यही था आपका पॉवर्टी का टॉपिक। तो ये ख़त्म हो गया, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट लेके आऊँ। तो अगर ये पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना, तभी मैं नेक्स्ट लाऊँगी। ओके, थैंक यू।